हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 से 57 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत आसान टॉपिक है बट डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत आसान टॉपिक है। अगर वीडियो पूरी देख ली तो कंसेप्ट ऐसा क्लियर हो जाएगा कि कभी भी नहीं भूलोगे। इस वीडियो में हम कवर क्या करेंगे, हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल, एसेंशियल्स ऑफ सेल, सेल वर्सेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्सेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, दोनों तरीके से बोल सकते हो। सेक्शन 55 कवर करेंगे, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। सेक्शन 56 और 57 डिस्कस करेंगे, ऊपर ऊपर से, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 54 में दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल क्या होता है? सेल होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ो इसको। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। यहाँ तक इसको अभी रोक दो डेफिनेशन को। यहाँ पे हमने ना दो एलिमेंट यहाँ पे हमको मिले हैं। पहला तो है ओनरशिप, आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करोगे। दूसरा है प्राइस, ठीक है। अब ओनरशिप और प्राइस को ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, पूरी ओनरशिप ट्रांसफ़र करोगे। दूसरा, पूरा एक प्राइस होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। बिना प्राइस के अगर आप उसको ट्रांसफ़र करोगे या तो वो गिफ्ट हो जाएगी, या अगर आप उस चीज़ के बदले में कुछ और चीज़ ले रहे हो तो फिर वो एक्सचेंज हो जाएगा, वो सेल नहीं होगा दोनों केस में, ठीक है। वो सेल तभी होगा जब वो प्राइस के बदले में आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। अब प्राइस या तो फुली पेड होना चाहिए, 50 लाख की प्रॉपर्टी या 50 लाख आपने दे दिए। प्रोमिस्ड होना चाहिए, 50 लाख की प्रॉपर्टी या 50 लाख मैं दूंगा 6 महीने बाद, ठीक है। या पार्शली पेड पार्शली प्रोमिस होना चाहिए, 50 लाख की प्रॉपर्टी है 25 आज दे रहा हूँ, 25 दूंगा 3 महीने बाद। इन तीन में से अगर कोई भी पेमेंट मोड है तो वो सेल हो जाएगी, अगर सेल डीड रजिस्टर हो गई है तो। डेफिनेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके। पहला तो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरा है एक्सचेंज ऑफ प्राइस, प्राइस एक्सचेंज होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ प्राइस होना चाहिए। तीसरा है मोड ऑफ पेमेंट, इनमें से कोई भी एक मोड ऑफ पेमेंट है और सेल डीड रजिस्टर्ड हो गई है तो वो सेल वैलिड सेल मानी जाएगी। तो पहले वाले को पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या होती है? ओनरशिप वो होती है जब एक बंदे के पास किसी प्रॉपर्टी के कंप्लीट लीगल राइट्स हों। अगर उसके पास कंप्लीट लीगल राइट्स हैं, एब्सोल्यूट राइट्स हैं, तो वो उसका एब्सोल्यूट ओनर माना जाता है, ठीक है। तो वो राइट्स कौन कौन से हैं? वो राइट है उस प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट, उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करने का राइट, या तो पैसों में या बिना पैसों के, आपकी जो मर्जी है उस तरीके से, ठीक है। उस प्रॉपर्टी में से बेनिफिट्स एंजॉय करने का राइट, जैसे एक प्रॉपर्टी है उसमें आप 2 बिल्डिंग खड़ी कर दो, उससे रेंट लेने का राइट, काइंड ऑफ, ठीक है। राइट टू डिस्ट्रॉय इट और मॉडिफाई इट, ठीक है, उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का राइट और मॉडिफाई करने का राइट। 2 बिल्डिंग है 4 बना लो, या 2 बिल्डिंग है 10-10 फ्लोर की तो 20-20 फ्लोर उन पे कर लो। ये सारे अगर राइट आपके पास है तो आप उसके एब्सोल्यूट ओनर होते हो। तो जब सेल करते हैं ना, सेल में क्या होता है, जो सेलर होता है ना वो अपने एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफ़र करता है बायर को, ठीक है। सेलर के पास कुछ भी राइट नहीं बचता। जब सेल डीड रजिस्टर हो जाती है और पैसे आ जाते हैं ना, तो उसके पास, सेलर के पास उसका कोई भी राइट नहीं बचता उस प्रॉपर्टी को ना यूज करने का, ना ट्रांसफ़र करने का। ये सारे राइट ट्रांसफ़र हो जाएंगे बायर के पास, ठीक है। सेल एक परमानेंट होती है, लीज की तरह नहीं, ना मॉर्टगेज की तरह। लीज में क्या होता है? लीज में आप ओनरशिप आपके पास ही रहती है, बस कुछ राइट आप ट्रांसफ़र करते हो, जैसे राइट टू यूज, ठीक है। राइट टू यूज आप ट्रांसफ़र करते हो, तो राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र करते हो, बट ओनरशिप आपके पास ही रहती है हमेशा, ठीक है। ओनर आप ही रहोगे लीज में। जैसे 5 साल के लिए आपने अपनी ज़मीन रेंट पे दी है, तो वो जो बंदा रेंट पे ले रहा है वो बंदा आपको पेमेंट करेगा हर महीने, बट वो उसको यूज कर सकता है, उसका ओनर नहीं बना है। वो उसको बेच नहीं सकता है प्रॉपर्टी को लीज में, ठीक है। उसको किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, उससे बेनिफिट एंजॉय कर सकता है। बस एक राइट हमने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सारे एब्सोल्यूट राइट उसको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं हम लीज में, ठीक है। अगर एक बार प्रॉपर्टी बिक गई तो सेलर उसको वापस क्लेम नहीं कर सकता। अगर वो फ्रॉड के बेस पे है तो ही कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल है, ये पढ़ लो, बहुत आसान सा है। अगर सेल से पहले ए के पास थी लैंड, सेल्स के बाद उसने बी को ट्रांसफ़र कर दी रजिस्टर सेल डीड से अब बी उसका कंप्लीट ओनर बन गया है, ए के पास कोई राइट नहीं बचे हैं। दूसरा क्या था? दूसरा मेन एसेंशियल था एक्सचेंज ऑफ प्राइस। तो प्राइस का एक्सचेंज होना चाहिए। जो सेल हो ना, सेल होते हैं ना, पैसे के लिए होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस मनी कंसिडरेशन होनी चाहिए। जैसे कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसमें कंसिडरेशन जरूरी होती है, ठीक है। बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है, ठीक है। तो सेल भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो सेल में कंसिडरेशन होनी चाहिए, और जो कंसिडरेशन है वो मनी होनी चाहिए, ठीक है। गुड्स और सर्विस नहीं होने चाहिए अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये आपकी लैंड है, ठीक है, और आपने सोप के बदले में ले लिए, पैसे नहीं लिए, तो ये सेल नहीं होगी, ये एक्सचेंज हो जाएगा। ये आपकी लैंड है, आपने इसमें पैसे नहीं लिए, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा गिफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगा एक्सचेंज।
अगर सेल को सेल रखना है तो ये आपकी लैंड है, ये पैसे आप बंदे को अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करो अपनी प्रॉपर्टी की, वो आपको बदले में पैसे देगा। ये होएगी एक प्रॉपर सेल। जो पैसा है वो एग्री होना चाहिए दोनों पार्टी से, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए को अपनी 100 बेचनी है 10 लाख रुपए की, ठीक है। बी पेमेंट के लिए एग्री करता है, ठीक है। ये होती है सेल, क्योंकि ये मनी के लिए हुई है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, ए ने अपनी शॉप दी है फ्री बिना पैसे के, तो ये हुआ गिफ्ट, ये सेल नहीं हुई, ठीक है। ए ने एक्सचेंज करी है शॉप कार के बदले में, ठीक है। ये या तो ये बार्टर हुआ, ये सेल नहीं हुआ। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ भाई, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी। तीसरा मेन एसेंशियल है मोड ऑफ पेमेंट। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो मोड ऑफ पेमेंट है ना, वो 3 टाइप के पेमेंट इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। या तो पेड होना चाहिए पूरा प्राइस जो है वो पूरा पेड होना चाहिए। पूरा पेड का मतलब है कि इमीडिएटली तभी की तभी 50 लाख की प्रॉपर्टी है भाई, मैंने आपको 50 लाख दे दी और सेल डीड रजिस्टर हो गई, अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी बायर को, सेलर ने, ठीक है। तो ये पेड वाले में आएगा, ठीक है। प्रोमिस्ड में क्या आएगा? प्रोमिस्ड में आएगा जब पे लेटर, मतलब अगर मान के चलो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, बंदा कह रहा है 50 लाख मैं बाद में दूंगा, ठीक है, 50 लाख बाद में दूंगा किसी एक स्पेसिफिक डेट में, ठीक है। और सेल डीड रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। तो आज से ही वो बंदा ओनर हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का जिसको आपने बेची है, भले ही उसने पेमेंट ना किया हो। अब तीसरा है पार्शली पेड एंड पार्शली प्रोमिस, मतलब 50 लाख में से 25 आज दे दी, 25 देगा 6 महीने बाद, ठीक है। अब 25 आज जैसे दिए हैं ना उसने, तो आज ही वो ओनर बन जाएगा उसका, ठीक है। ये बाद में देने के बाद नहीं ओनर बनेगा ये, अगर कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्रोमिस्ड वाला है ना, इसको दोबारा देखो। प्रोमिस में क्या होता है, अगर आपके पास आज एक प्रॉपर्टी है और आप उसको बेचना चाहते हो और दूसरा बंदा कहता है कि भाई मैं 50 लाख रुपए ना 6 महीने के बाद दूंगा, ठीक है, और सेल डीड रजिस्टर हो जाती है, तो वो आज से ही ओनर बन जाएगा, ठीक है। अगर एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर आपको 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज बेचनी है, बट आपने ना उसमें एक कंडीशन डाल दी कि मैं ओनरशिप तब ट्रांसफ़र करूंगा जब मेरे को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे 6 महीने के बाद में, सेल नहीं होगी। ये होएगा एग्रीमेंट फॉर सेल, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है, फ्यूचर का, ठीक है, कि जब मेरे को 50 लाख रुपए मिलेंगे, अगर ये कंडीशन डली हुई है, ठीक है, और सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो ये एग्रीमेंट फॉर सेल होगा। अगर सेल डीड एग्जीक्यूट आज ही हो गई है, ठीक है, और आपने इस पेमेंट मोड पे एग्री कर लिया कि भाई मेरे को 6 महीने बाद पैसे मिलेंगे, ठीक है, बट सेल डीड एग्जीक्यूट होती है, तो इस कंडीशन में आप आज ही ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दोगे, आपके राइट आज ही चले जाएंगे सारे बायर को, भले ही आपके पास पेमेंट ना मिला हो, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर सेल में क्या होगा? एग्रीमेंट फॉर सेल में ओनरशिप आपके पास ही रहेगी जब तक पैसे नहीं आते हैं, ठीक है। ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र होगी जब 6 महीने बाद आपके पास पैसा आ जाएगा, वो कंडीशन जो आपने एग्रीमेंट में लिखी थी वो फुलफिल हो जाएगी और सेल डीड बन जाएगी, ठीक है। आसान भाषा में समझाया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। की पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोमिस्ड वाले में अगर पेमेंट पूरा नहीं हुआ है ना आज तक इन 2 सिनेरियो में, और सेल डीड रजिस्टर हो गई है, तब भी सेल वैलिड मानी जाएगी। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, वैसे ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल पेड सेल का यही है कि भाई ए ने बी को 5 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, ठीक है, बी पूरा पेमेंट इमीडिएटली बना देता है, तो वो सेल वैलिड हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 2 प्रोमिस्ड सेल का क्या होता है? ए ने सेल करी कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड जैसे कि है, बी को 10 लाख रुपए में, ठीक है, बी प्रॉमिस करता है अगले महीने देने का, तो सेल स्टिल वैलिड होएगी क्योंकि सेल डीड एग्जीक्यूट हो चुकी है, भले ही वो अनपेड हो, ठीक है। पार्शली पेड पार्शली प्रोमिस, 50 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी है, 10 लाख आज दे रहा हूँ, 40 लाख 6 महीने बाद दूंगा, तभी भी ये सेल वैलिड होएगी, ठीक है। आई होप ये तीनों एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है सेल की, वो ये दी हुई है। सेल क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, एक्सचेंज ऑफ प्राइस में, या तो वो पेड हो या प्रोमिस्ड हो या पार्शली पेड पार्शली प्रोमिस हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक इसका एसेंशियल एलिमेंट है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए टेंजिबल, ठीक है। 100 रुपये से ज़्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 100 रुपये से कम है तो उसका डिलीवरी ऑफ पोजेसन ही काफ़ी होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इजी एक्सप्लेनेशन में, जिसको नहीं समझ में आया तो इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं। ट्रांसफ़र होती है ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, राइट्स नहीं ट्रांसफ़र होंगे। जैसे हम ईजमेंट में करते हैं कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपको मैं राइट दे रहा हूँ इस रास्ते से जाने का, ठीक है, बट आप इस रास्ते को तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते, इस रास्ते में कोई बिल्डिंग बना के पैसे नहीं कमा सकते, बस आपको चलने का राइट मैंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप आप ट्रांसफ़र करते हो, मतलब सारे राइट्स आप ट्रांसफ़र करते हो दूसरे बंदे को। सारे राइट्स क्या थे? ओनरशिप में समझा दिया, ये वो सारे राइट्स थे, ठीक है। नहीं समझ आया दोबारा देखो। अगला एसेंशियल क्या है? कंसिडरेशन मनी होना चाहिए,
ठीक है, मनी के बिना सेल नहीं होगी। मैंने आपको समझाया, अगर मनी नहीं इन्वॉल्व है या आप बिना पैसों के वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो गिफ्ट होगा। ठीक है, आप उस प्रॉपर्टी के बदले में कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वो एक्सचेंज होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी टेंजिबल होनी चाहिए और मूवेबल होनी चाहिए, इमूवेबल होनी चाहिए। इमूवेबल मतलब वो मूव नहीं होनी चाहिए इधर से उधर। इमूवेबल वाली वीडियो मैं बना चुका हूँ, गिफ्ट वाली वीडियो बना चुका हूँ, एक्सचेंज वाली वीडियो बना चुका हूँ। तीनों वीडियो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ जाएगा, वो देख लेना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 100 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का रिक्वायर है। ठीक है, ट्रांसफ़र वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपकी कोई गर्दन पे बंदूक रख के, ठीक है, करवा रहा है। नहीं नहीं, वो लॉफुल होना चाहिए और वॉलंटरी होना चाहिए। बेस्ड ऑन फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बेस्ड ऑन फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब मर्जी से होना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से। सेल वर्सेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल पढ़ते हैं। सेल में आप ट्रांसफ़र करते हो ओनरशिप इमीडिएटली, उसी टाइम 50 लाख रुपए मिले, ठीक है, किसी भी वे में मिले, या तो पेड पूरा हुआ या पार्शली पेड हुआ। ठीक है, या पार्शली पेड और पार्शली प्रॉमिस हुआ या प्रॉमिस हुआ, किसी भी वे में मिले और आपने इमीडिएट ट्रांसफ़र करी है ओनरशिप, मतलब अभी एकदम से ट्रांसफ़र कर दिया आपने ओनरशिप, तो वो सेल होती है। ठीक है, सेल फाइनल ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का सेलर से बायर को। ठीक है, एक बार सेल होगी ना तो बायर पूरा ओनर बन जाता है, तभी की तभी रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी थी वो बायर को शिफ्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे ए ने लैंड सेल करी है 10 लाख रुपए की, ठीक है, और उन्होंने एक सेल डीड साइन करी है, रजिस्टर करी है, तो बी को पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बी इसका कंप्लीट ओनर बन जाता है। उस ए के पास उस लैंड का कोई भी राइट नहीं बचता है, किसी भी राइट को क्लेम नहीं कर सकता ए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में ना ओनरशिप होती है फ्यूचर में ट्रांसफ़र, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, बस एक एग्रीमेंट बना दिया कि भाई इस डेट को जब मैं जैसे आज 25 तारीख है जनवरी में, ठीक है, 25 फरवरी को जब मेरे पैसे आ जाएंगे, पूरे पैसे आ जाएंगे, तो मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दूंगा अगले महीने की 25 तारीख को। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगले एग्रीमेंट बना आज, बट आज से जब तक अगले महीने की 25 तारीख नहीं आती, जो बायर है वो ओनरशिप उसी के पास ही रहेगी तब तक। जब 25 तारीख को अगले महीने की पेमेंट आ जाएगा, ये ओनरशिप सेलर ट्रांसफ़र कर देगा बायर को। ठीक है, अगले महीने की 25 तारीख को। ठीक है, एग्रीमेंट वाले दिन नहीं करेगा ट्रांसफ़र, जब उसका पेमेंट आ जाएगा, जो डेट उसमें लिखी हुई है एग्रीमेंट में, ठीक है, उस तारीख को उसका पेमेंट आ जाएगा। इन फ्यूचर जब वो ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी अपनी ओनरशिप बायर को। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जस्ट एन एग्रीमेंट होता है टू सेल द प्रॉपर्टी इन फ्यूचर, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये सेलर के ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है जब तक पूरा पेमेंट और लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, एग्रीमेंट के बाद ना, जैसे आज एग्रीमेंट हुआ है 25 तारीख को, तो बायर फुल ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता जब तक नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख नहीं आती और पूरा पेमेंट और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं होती। जैसे एग्जांपल देखो, ए अपनी लैंड को सेल करता है 10 लाख रुपए में, ठीक है, बी 2 लाख रुपए आज दे देता है और बाकी का पैसा प्रॉमिस करता है देने का 6 महीने बाद। ठीक है, तो ओनरशिप ए के पास ही रहेगी जब तक फुल पेमेंट नहीं होगा या सेल डीड कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, ईजी था बहुत। ये मैंने एक टेबल भी बनाई है, अगर नहीं समझ में आया यहाँ से पढ़ो, और इस तरीके से एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ओनरशिप सेल में ना ट्रांसफ़र होती है इमीडिएटली, यहाँ पे फ्यूचर में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, बायर बनता है लीगल ओनर। ठीक है, जो बायर होता है ओनरशिप के पास एग्रीमेंट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में उसका कोई ओनरशिप का राइट नहीं रहता है। सेल में सेलर के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जब वो प्रॉपर्टी बिक जाती है उसके बाद कोई भी कंट्रोल सेलर का नहीं होता है। यहाँ पे सेलर अभी भी प्रॉपर्टी ओन करता है। ठीक है, अभी भी उसके पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनने के बाद। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के बाद भी उस सेलर के पास प्रॉपर्टी होती है। रिस्क यहाँ पे सेल में बायर के पास इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ पे रिस्क सारा सेलर के पास ही रहता है। ठीक है, सेल डीड यहाँ पे रजिस्टर होती है, यहाँ पे सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन होता है कि हाँ भाई फला डेट में हम एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगे जब पेमेंट आ जाएगा तो। सेक्शन 55 में दिया हुआ है राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, जो सेलर की क्या क्या ड्यूटी होती है, पूरा जो डिफेक्ट वगैरह है प्रॉपर्टी में उसको डिस्क्लोज करने की, डॉक्यूमेंट देने की, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट देने की, पोजेसन देने की। ये नहीं है कि भाई सेल हो गई अभी भी तू घर में घुसा बैठा है, भाई घर बिक गया तेरा, तू अब घर से बाहर निकल। सारे टैक्स वगैरह पूरे क्लियर करने की। ठीक है, और टाइटल को क्लियर करने की कि भाई फ्रॉड के बेस पे है या मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रही है ना प्रॉपर्टी। बायर की ड्यूटी क्या होती है, बायर की ड्यूटी होती है जो प्राइस एग्री हुआ है उस प्राइस को पे करे, पूरे टाइटल और डॉक्यूमेंट को चेक करे खरीदने से पहले। ठीक है, और सारे जो पैसा होता है, जिस स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा होता है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, वो बायर को बियर करना पड़ता है। ठीक है,
सेक्शन 56 57 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है, पर मैं बता देता हूँ 56 सेक्शन में अगर सेलर, कोई भी सेलर है, उसने 2-3 प्रॉपर्टी अपनी मॉर्टगेज की हुई है, ठीक है, तो और वो उनमें से एक प्रॉपर्टी वो बेच देता है, ठीक है, तो बायर ना रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई अगर आप बैंक को लोन रिकवर करना है तो जो मेरे को उसने प्रॉपर्टी बेची है, जैसे दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी बेची है और पहली और तीसरी भी मॉर्टगेज है, तो बायर रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई पहले पहली बेच दो और तीसरी बेच दो ताकि मेरी प्रॉपर्टी बच जाए, ठीक है। सेक्शन 57 कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे लोन या चार्ज है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इसको रिमूव करने का जब सेल होती है, तो ताकि ये क्लीन ट्रांसफ़र हो, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा टॉपिक, बहुत आसान सा टॉपिक था, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा होता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट, ठीक है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, ठीक है, इस चैनल को, यहाँ पे एक लिंक आएगा उसको सब्सक्राइब करो, यहाँ पे एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लो, ठीक है, पढ़े ही आपने देख लियो दोबारा देख लो। यहाँ पे एक रिकमेंडेशन वीडियो आएगी मे भी आपके लिए, वो भी अच्छी हो, उसको भी देख लो, ठीक है, पर इसमें से दो में से आप एक ही देख सकते हो, तो इसको देखना पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली ना मैं अपने आप जो इससे आगे ज़रूरी होती है ना वो लगाऊंगा, ठीक है। रिकमेंडेड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, ये आपने ऑलरेडी देख रखी है तो इसको देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।